सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम, हेलो, कैसे हो आप सब लोग। एक्चुअली मेरी फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी है एंड हिंदी मेरी बहुत बुरी है, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा बुरी है। सो प्लीज़ डोंट माइंड मी। मैं हिंदी के अंदर बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हूँ। मैं पंजाबी या इंग्लिश ही ज़्यादा लाइक अच्छा स्पीकर हूँ उनके अंदर। सो मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ, जो लोगों को नहीं पता है, जो लोग बिल्कुल नए हैं इस चैनल के ऊपर। मैं कोई अच्छा यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं कभी नहीं बोलता और लोग मुझे फॉलो करो, लाइक करो, ये करो, वो करो, क्योंकि मैं हूँ बहुत मूडी इंसान। मेरा मन होगा मैं यूट्यूब के ऊपर रहूँगा, मन होगा तो शायद मैं सब कुछ डिलीट करके चला जाता हूँ। एक मेरा चैनल है अभी पड़ा हुआ, पहले एक चैनल होता था जहाँ पर 3 लाख सब्सक्राइबर थे, दूसरा चैनल मेरा है 1.5 लाख सब्सक्राइबर वाला। एक मेरा मोटरसाइकिल रेसिंग चैनल है, एक मेरा एजुकेशन वाला चैनल होता था, वो डिलीट हो गया, कर दिया था मैंने। सो मेरा नाम है रणवीर सिंह संघा। सी हाउ बैड आई एम इन दिस यूट्यूब। आई एम एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन कैलिफोर्निया एंड मैं आपको ये नहीं बताऊंगा मैं कहाँ काम करता हूँ, दिस एंड दैट, बट या सो मैं कोई अच्छा यूट्यूबर नहीं हूँ, बट टाइम पास के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं ज़िंदगी को कैसे देखता हूँ, ये वीडियोस को कैसे देखता हूँ, जी हाँ, मुझे क्या पता है इस दुनिया के बारे में, वो मैं इन वीडियोस के अंदर आपको बता दूंगा। सो ये है मेरा रिएक्शन वीडियो। लद्दाख की ओर फिर बढ़ रहे हैं चीन के कदम, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई है। इस हत्या की खबर भारत के कई अखबारों में जिस तरह से छापी गई है वो निहायत ही शर्मनाक है। हमने आज के वीडियो कोई वैसे सुनने में अजीब नहीं लगा। इंडिया के अंदर अक्सर लोग गाजर मूली की तरह मार दिए जाते हैं, और वो कौन लोग मरते हैं? जो हमेशा ईमानदार होते हैं। मुझे कभी कभी सर का भी डर लगता है कि सर को भी कुछ हो ना जाए। यू नो व्हाट आई मीन? में मुकेश चंद्राकर की हत्या की खबर और लद्दाख के कब्जे वाले क्षेत्र में चीन द्वारा काउंटी बनाने की खबरों में काफी समानता देखी है। तो हम दोनों पर बात, इनकेस आप लोगों को नहीं पता है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये वही एरिया है जो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम के ऊपर खालसा राज की जमीन थी। ये जो एरिया है जिसकी रवीश सर बात कर रहे हैं, ये वो एरिया है जो सिखों का जीता हुआ खालसा राज का एरिया था, राइट? सो वीडियो के आगे आगे चलेंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैंने वीडियो नहीं देखा, बट मैं आपको वो हिस्ट्री बता रहा हूँ। जैसे वो गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या बोलता है क्या कर लिया जो सिद्धू ने, बोलता है ये है वो। झूठ झूठ। सिखों ने 5 बार दिल्ली को जीता था, 5 बार ही हमने दिल्ली छोड़ दी थी, यू नो, क्योंकि हम वो लोग हैं, हम सिर्फ गुंडागर्दी नहीं करना चाहते थे। हम लोगों ने सिर्फ उस टाइम भी जब राजा लोग दिल्ली को बचाने के लिए बोलते थे, जो दिल्ली के अंदर जो हिंदू राजा होते थे वो बहुत प्रॉब्लम में होते थे, तब सिख चढ़ाई करते थे, दिल्ली को तख्त को पलटा के फिर वापस दिल्ली छोड़ के चले जाते थे, राइट? सो जब आपको ये गौरव आर्या, जब अपने मेजर आर्या, जो भी उसका नाम है, जब वो बोलता था बकवास मारता, दिल्ली चतले ये करती वो करती, वो आप लोगों को हिस्ट्री गलत बता रहा है। यू कैन गूगल इट राइट नाउ। ये ज़मीन भी वो ज़मीन है जो खालिस्तान वाले अपने अंदर लेके आने वाले हैं। एंड ये ज़मीन वही ज़मीन है जब लास्ट टाइम 2002 के अंदर इस ज़मीन का विवाद हुआ था, तो चाइना ने रिप्लाई किया था कि ये ज़मीन जो है, ये जो ज़मीन का टुकड़ा है उस तिब्बत साइड जाके जो लगता है, ये खालसा राज की ज़मीन है। जब खालिस्तान वाले खालिस्तानी आके हमसे मांगेंगे तब हम इस ज़मीन को उनको वापस करेंगे। ये इंडिया का पार्ट कभी भी नहीं था, ये जो ज़मीन है। तो ये इसकी बैक स्टोरी है, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं इन केस यू वांट टू नो। सो या चलते हैं आगे, बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को ठीक से आखिर तक देखिएगा। पता चलेगा कि आप तक कुछ खबरें विस्तार से ना पहुंचे, इसके लिए गोदी मीडिया कितनी मेहनत करता है। बिल्कुल।
तो चीन ने लद्दाख के कब्जे वाले क्षेत्र में 2 काउंटी बना दिए हैं। इसे लेकर भारत ने ऐतराज जताया है। काउंटी का मतलब तहसील या जिला। मेरे पीछे देखते रहे ना, दिन ऊपर जा रहा है, सुबह के 7:30 हुए हैं एंड बाहर टेम्परेचर है 2 सेल्सियस और मुझे बहुत गर्मी लग रही है। कह सकते हैं भारत ने कहा है कि लद्दाख में चीन का गैर कानूनी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकायदा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। इसे लेकर खबरें छपी भी हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से 22 अक्टूबर 2024 को छपी थी। अगर यही प्रॉब्लम कांग्रेस की सरकार में होता तो यही बीजेपी वाले चिल्ला चिल्ला के अपने शायद कपड़े पाड़ देते कि देखो जी इंडिया की ज़मीन दबा ली, देखो जी इंडिया की ज़मीन दबा ली। और आज ये बिल्कुल खामोश हैं। आई एम नॉट सेइंग लाइक कांग्रेस इज़ वेरी गुड पार्टी, सारे चोर हैं, आम आदमी भी चोर, कांग्रेस भी चोर, सब चोर। बट आई एम जस्ट सेइंग कि लोग कितने हिपोक्रेट होते हैं। और ये किसी का बहुत फेवरेट शब्द भी है, ये वर्ड भी किसी का बहुत फेवरेट है ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जिनमें दावा किया गया था कि भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर गतिरोध समाप्त हो गया है, लेकिन आज के अखबारों में लद्दाख में कब्जा कर नई काउंटी बनाने की खबर कैसे छापी गई है और 22 अक्टूबर को कैसे छापी गई थी, जब आप दोनों को मिलाकर देखेंगे तो बंद आंखों से भी साफ साफ दिख जाएगा कि कैसे खबरें आपकी नजरों से हेरा फेरी करने लगी हैं। मैंने थोड़ा सा वीडियो पीछे किया क्योंकि बीच में ऐड आ गई थी से हेरा फेरी करने लगी हैं। जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में यह खबर पहले पन्ने पर तो है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बीच में कहीं छपी है। प्रधानमंत्री ने शीश महल को लेकर जो आरोप लगाए हैं वो पहली खबर है। मेरे पास गाजियाबाद संस्करण आता है, इसके पहले पन्ने पर यह खबर नहीं दिखी कि चीन ने कब्जा किया है। 14 पन्नों के अखबार में आखिरी पन्ने पर छपी है लद्दाख के कब्जे वाले क्षेत्र में चीन ने बनाई 2 काउंटी। भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। संवाददाता जयप्रकाश रंजन ने शुरुआत ही इस बात से की है कि अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात में भारत व चीन के रिश्तों को पटरी पर लाने की सहमति बनी और 3 महीने भी नहीं हुए कि इस सहमति के दरकने के संकेत मिलने लगे हैं। इस खबर के बाद इनके आप लोगों को शायद पता नहीं है, मैं बता दूं कि ये जो दोस्ती बीजेपी ने की है चाइना के साथ, ये कोई नई तो है नहीं। 1962 के अंदर वाजपेयी या आरएसएस वाले जाते थे, ये सारा कुछ तब से सीख के आ रहे हैं कि लाइक सॉफ्ट डिक्टेटरशिप कैसे लेके आनी है, मीडिया को कैसे कंट्रोल करना है या सारी गवर्नमेंट को कैसे कंट्रोल करना है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सो मैं चाय पी रहा हूँ। 1990 के अंदर भी आई थिंक वाजपेयी गए थे। मैं लाइक डेट ऊपर नीचे हो सकती है, बट ये वाजपेयी जी वहाँ पर जाके गायें भी खा के आते थे। और ये जो आरएसएस वाले हैं, इनके तो बहुत पुरानी जड़ें हैं चाइना के अंदर लगी हुई। सो देश हित के लिए ये कभी काम नहीं करते। ये उसको क्या बोलते हैं, हाँ, ये आजकल अमेरिका को रोकने के लिए दोनों दोस्ती कर रहे हैं, बट इंडिया के आरएसएस वालों को शायद ये नहीं पता है कि चाइना एक वो ड्रैगन है जो अपनी पूंछ को आग लगा के पूरी दुनिया को आग लगाने के लिए बैठा हुआ है। राइट? सो बड़े नादान लोग हैं और अपने लोगों को, कितने घटिया लोग हैं वैसे, कि ये जितने भी मिनिस्टर हैं, चाहे कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, कोई भी है ना, कितने घटिया लोग होते हैं कि ये अपने लोगों का दुख नहीं समझते। कैसे बिके हुए गंदे लोग होते हैं अंदर से, और इनके बच्चों को भी कुछ नहीं होता। आई एम नॉट सेइंग कुछ होना चाहिए, बट एक्चुअली मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि गरीब का बच्चा मर रहा है और ये ऐश कर रहे हैं। एंड अगर आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जानना है तो मैं वीडियो एक बना दूंगा। ये सारा कुछ उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, जो ऊपर से ऑपरेट किया जा रहा है। ये सारा कुछ, ये जो मंत्री वगैरह बनाए जा रहे हैं, सारे अमेरिका में आके ही बनते हैं। पहले अमेरिका के माथा टेकते हैं, फिर ये प्रधानमंत्री बनते हैं पूरी दुनिया के अंदर। अगर आप लोगों को नहीं पता, कभी गौर करके देखना। बाद हमें भी लगा कि 22 अक्टूबर 2024 का पेज जागरण का देखना चाहिए कि उस समय कैसे छापा गया था।
यह 22 अक्टूबर 2024 का दैनिक जागरण है। तब यह खबर दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर पहली खबर के रूप में छापी गई। संवाददाता जयप्रकाश रंजन थे। सुर्खियों में लिखा है कि एलएसी पर भारत चीन के बीच बनी बात। खबर की पहली लाइन ऐसे शुरू होती है। और जयशंकर ने तो ये पहले भी बोल दिया था ना कि अब हम कभी चीन से लड़ नहीं सकते। चीन इज़ अ वेरी बिग इकोनॉमी एंड दे हैव अ वेरी गुड आर्मी। इसने बोला था ना। तो मनोबल तो यही लोग खुद तोड़ रहे हैं यार। आर्मी क्या है यार, सीरियसली। इसलिए बोलते हैं कि लड़ने वाले और होते हैं, काम करने वाले और होते हैं। हमने लाइक आई एम नॉट सेइंग लाइक वी सिख आर डिफरेंट, बट बिलीव मी वी आर डिफरेंट। है भारत और चीन अप्रैल मई 2020 से पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे आपसी सीमा विवाद को स्थायी तौर पर सुलझाने के करीब पहुंच गए हैं। तब यह खबर पहले पन्ने पर छपी थी। आज जब चीन ने फिर से कब्जा जताया है तो वह खबर उसी अखबार में आखिरी पन्ने पर छापी जाती है। क्या भारत की सीमा में कब्जा करना, वहां पर जिला बना देना इतनी मामूली खबर है कि पीछे के पन्ने पर छापी गई और पहले पन्ने पर छापी गई तब भी पहली खबर नहीं बनाई गई। आप भले एक ही अखबार पढ़ते होंगे, तब भी आप यह सब नहीं पकड़ पाएंगे कि 22 अक्टूबर को जो खबर पहले पन्ने पर पहली खबर थी, उसी क्षेत्र की खबर 4 जनवरी को पहले पन्ने की पहली खबर नहीं है। क्या यह काम केवल दैनिक जागरण ने किया है? बिल्कुल नहीं। 22 अक्टूबर 2024 का इंडियन एक्सप्रेस देखिए। यहां से वहां तक यानी पहले पन्ने पर यह खबर 6 कॉलम में छापी गई है। धक से किसी भी पाठक की आंख में यह खबर घुस जाएगी कि मोदी जी ने कमाल कर दिया। 4 साल लग गए लेकिन लद्दाख पर जो गतिरोध चल रहा है उसे करीब करीब सुलझा दिया। लिखा है कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ऊपर लिखा हुआ ना ब्रिक्स, बस इसी के लफड़े हैं सारे। और इसी लफड़े की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 अभी होगी। जस्ट वेट, बहुत ही बड़ी लड़ाई होने वाली है। जस्ट बी केयरफुल, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बहुत बहुत कुछ लेके जाएगा। लेट मी करेक्ट माय, ओह गॉड, लेट मी करेक्ट माय कैमरा लिटिल बिट। सो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। बिलीव मी, आई एम नॉट जोकिंग। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आने वाला है ये कितनों को लेके जाएगा नीचे। पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बन गई है और ब्रिक्स के सम्मेलन में मोदी और शी के मिलने का मंच तैयार हो गया है। 3 महीने बाद उसी लद्दाख से चीन के 2 काउंटी बनाने की खबर आई है। ये खुजलीवाल भी बड़ा तेज है ना, केजरीवाल खुजलीवाल। तो एक्सप्रेस ने उसे कैसे छापा है? आज पहले पन्ने की पहली खबर केजरीवाल पर मोदी के हमले की खबर है, जो दैनिक जागरण में भी है। भारत ने चीन से काउंटी बनाने और अरुणाचल में डैम बनाने को लेकर आपत्ति जताई है। पहले पन्ने पर यह खबर 2 कॉलम में सिमट गई है। 22 अक्टूबर की तरह बड़ी बड़ी नहीं छापी गई है। आप एक दर्शक हैं और पाठक भी, लेकिन टीवी देखना बड़ी नहीं छापी गई। India raised the Brahmaputra dam plan with China object to new counties. And अगर आप लोगों को नहीं पता है, चाइना एक और बड़ा डैम बनाने वाला है। जो उनका एक पहले डैम है ना, चाइना का पहले 3 गॉज डैम, अभी उससे भी बड़ा, दुगना बड़ा बनाने वाला है। जो पहले वाला उनका डैम है, अगर आप लोगों को पता ही है, ऑब्वियसली पता ही होगा, उस डैम की वजह से लाइक हर साल के बाद 2 सेकंड का रोटेशन के अंदर फर्क आ रहा है। रोटेशन जो हमारी धरती की है, अब जो उससे भी बड़ा बनाएंगे वो डैम, सो उससे सोचो कितना वेट एक तरफ रहेगा। इवन इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट सीजन्स के अंदर धीरे धीरे लॉन्ग टर्म आफ्टर लाइक 1000 ईयर्स सीजन्स के अंदर फर्क आ जाता है। बट आई एम 110% श्योर 1000 साल पूरा इस धरती का भी कभी नहीं होगा, मैक्सिमम 100 साल है। अगर हम लोगों ने अपनी आदतें ना सुधारी तो।
आप एक दर्शक हैं और पाठक भी, लेकिन टीवी देखना और अखबार पढ़ना सभी को नहीं आता है। उन्हें बिल्कुल नहीं आता जो कई साल से एक ही अखबार खरीदते हैं, एक ही अखबार पढ़ते जाते हैं, कभी बदलते नहीं। बिल्कुल जो पढ़ते भी हैं, क्या उनके लिए संभव है कि आज की खबर को 22 अक्टूबर की खबर के साथ मिलाकर पढ़ें? यह संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही आप दोनों खबरों के कवरेज को देखते हैं, काफी कुछ पता चलने लग जाता है। सबसे पहले यह जानते हैं कि जिस भी खबर से मोदी जी की छवि बनती है उसे काफी बड़ा कर दिया जाता है, और जिस भी खबर से मोदी जी पर सवाल उठता है उसे पतला कर दिया जाता है। क्या सारे अखबारों ने ऐसा किया है? हमने जितने अखबार देखे हैं उसी की बात करेंगे। सारे अखबारों की बात जैसे वो खालिस्तानियों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि खालिस्तानियों ने मंदिरों के ऊपर अटैक कर दिए, राइट? वो न्यूज़ तो इंडिया वालों को बता दी, पर वो नहीं बताई कि ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा वालों ने जब इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस ने, इन दी एंड पता क्या चला? आरएसएस वालों ने खुद कैमरे बंद करके खुद अपने ऊपर वो सारा कुछ लिखा हुआ था, पर नाम किसका लगा दिया? खालिस्तानियों का। पर उसकी न्यूज किसी ने नहीं बताई। मतलब झूठ स्प्रेड कर दो तो बाद में एक छोटे से कॉलम में लिख दो, ओ वी मिस्टेकनली सेड दैट। गॉट इट? ऐसे चलता है इंडिया आजकल। हम नहीं कर रहे हैं। Anyone with $10,000 or more in credit card debt or personal loans may qualify for help from National Debt Relief. Minimum payments could... Shut up. वैसे द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स ने जिस तरह से 22 अक्टूबर 2024 को छापा था, उसी तरह से 4 जनवरी 2025 की खबर को भी छापा है। आप देख सकते हैं कुछ अखबारों के कई बार 2-2 फ्रंट कवर होते हैं, तो अमर उजाला के अंदर वाले फ्रंट पेज पर यह खबर छपी है। पहले और ऊपर दूसरी खबर भी है जिसको सभी लोग इग्नोर कर रहे हैं। आज खनौरी सीमा पर किसान महापंचायत डल्लेवाल देंगे संदेश। पर मैं डल्लेवाल साहब से निवेदन करना चाहता हूं, और वैसे ही पंजाबियों को या हिंदुओं, सनातनियों को या मुस्लिम भाइयों को, इस देश के अंदर कुछ नहीं होगा। बिलीव मी, अपनी जान इस देश के लिए मत दो। इवन किसी देश के लिए भी अपनी जान मत दो, क्योंकि ये लोग तुम लोगों को यूज करते हैं एंड तुम लोग इन लोगों के लिए मर जाते हो। ना ही किसी को आर्मी में जाना चाहिए, लाइक किसी भी देश के लिए किसी को लड़ना नहीं चाहिए आज के दौर में, क्योंकि ये तो ऊपर से सभी लोग दोस्ती करके बैठे हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, व्हाटएवर, है ना। तो मरता है गरीब और गरीब का बेटा, राइट। सो डल्लेवाल साहब को उठ जाना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पड़ी इस देश के अंदर कि वो किस सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। ये प्रॉब्लम ही है पगड़ी वालों की, हम लोगों की। हमें यहाँ से नहीं, यहाँ से सोचते हैं। पेज पर अमर उजाला ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के, इतना देखो इनकी पार्टी कितना गलत बोलती है मुस्लिम लोगों को, और वहां पे फोटो देखो कैसे यार पागल बनाया जाता है। सीरियसली राजनीति होती ही गंदी है। मैं आपको बताऊंगा कि राजनीति कैसे होनी चाहिए, पर ये कैसी है ये तो बस खत्म ही है। ये आरोप को जगह दी है। भारत के किसी इलाके पर दुश्मन बस्ती बना ले, उस खबर की ये हालत आज मीडिया ने कर दी है। नवभारत टाइम्स ने तो पहले पन्ने से इस खबर को एक तरह से गायब ही कर दिया है, जबकि इसी अखबार ने 22 अक्टूबर के दिन सुलह की खबर को बड़े बड़े अक्षरों में छापा था, मगर 4 जनवरी की खबर को पहले पन्ने पर नीचे की तरफ कोने में एक डिब्बे में सरका दिया, बाकी की खबर को आखिरी पन्ने पर भेज दिया है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि चीन ने लद्दाख के इलाके में कब्जा तो किया ही है, भारत के अखबारों और चैनलों पर भी किसी ने कब्जा कर लिया है। गोदी मीडिया के देश में कभी यह जानने का दावा आप बिल्कुल ना करें कि आपको सही सही पता है। इसी तरह से कई मामलों में आपकी नजरों से जानकारियां गायब कर दी जाती हैं, आपको पता नहीं चलता है। हमने जो किया वह काम अखबारों का था। एक पाठक बेचारा क्या कर सकता है, उससे तो अपना घर नहीं संभल रहा
चलेगा, अखबारों की हेरा फेरी को पकड़ने चलेगा, घर भी नहीं लौट पाएगा। अब आते हैं लद्दाख वाली खबर पर। हम लद्दाख के क्षेत्र में चीन के कब्जे और वहां 2 उपनगर बसाने की खबर की बात कर रहे हैं, लेकिन यह बात भारत की रीढ़ विहीन पत्रकारिता पर चली आनी भी थी। जिस तरह से मीडिया भारत के क्षेत्र में चीन के कब्जे की खबर को गायब, कुछ भी बोलो, रवीश सर का बोलने का अंदाज, लिखने का अंदाज, मतलब ऐसा बंदा है ही नहीं, आज की डेट में नहीं है। एक हमारे पंजाब के न्यूज़ रीडर होते थे, शर्मा उनका नाम था, एक ये, जिनकी आवाज सुन के ही आपको न्यूज सुनना बाद में अच्छा लगता है, बट वैसे ही अच्छा लगता है इनकी आवाज सुनना। इतना साफ, इतना अच्छा बोलता है ये इंसान। काश मेरे पास इससे आधी भी होती। जब मैं अपने कॉन्फ्रेंस पे जाता था तो काश वैसे बोल पाता, बट मैन दिस गाय इज समथिंग एल्स। इवन उनकी आईज भी हिल रही है ना, क्योंकि वो रीड कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एडिटोरियल खुद ही ये आई थिंक करते हैं सारा। सो वाओ, जस्ट वाओ। मुझे न्यूज़ के अंदर कम इंटरेस्ट है, इनके कई बार बोलने के स्टाइल में सारा कुछ उसमें ज़्यादा होता है कई बार। शायद आप लोगों को भी ऐसा होता होगा, अगर होता होगा तो बताना कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। आई नो ही इज़ अ लिटिल बिट लेफ्टिस्ट, उधर उनका झुकाव रहता है, बट वो अलग बात है। मैं बात वो कर रहा हूँ कि जो जैसे मैं इसको देखता हूँ, राइट, उसकी बात। नमस्कार, मैं रवीश कुमार, लाइक दैट। करता है, कमजोर करता है, उसी तरह से मीडिया के भीतर भी पत्रकार की हत्या की खबर गायब हो जाती है। बस इसी एक संबंध को आप समझ लेंगे तो आपका भला हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के एक शानदार पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई है। मुकेश ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के सड़क निर्माण के 120 करोड़ के प्रोजेक्ट को लेकर खबर की थी। कितना सुंदर लड़का था यार, और घोटालों की तरफ इशारा किया था। मुकेश का शव सुरेश चंद्राकर के यार्ड से बरामद हुआ है। यहां उसके साथ काम करने वाले मजदूर और उपकरण रखे जाते हैं। इसी जगह पर बने पानी के टैंक से मुकेश का शव बरामद हुआ। स्थानीय मीडिया में सुरेश चंद्राकर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन शाम 5 बजे तक उसकी गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें इसलिए मैं बोलता हूँ, इस देश के लिए ईमानदार होना, तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। इसलिए इंडिया को सारे लोग छोड़ के भाग रहे हैं, यू नो। मोदी भगत तो चलो है ही डबल स्टैंडर्ड वाले, उनका क्या है, पर जो एक अच्छा इंसान, चाहे वो सनातनी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख है, चाहे क्रिश्चियन है, अगर वो ईमानदार है, प्लीज़ फॉर गॉड सेक स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। यहाँ पे तुम लोगों को मार दिया जाएगा। कितना छोटा बच्चा है यार ये, ऑब्वियसली मेरे से 12 साल छोटा। शिट मैन। से एक मुकेश का रिश्तेदार रितेश चंद्राकर भी है। रितेश चंद्राकर उसी सुरेश चंद्राकर का भाई है जिसके खिलाफ मुकेश ने रिपोर्टिंग की थी। दैनिक भास्कर ने 1 जनवरी को सुरेश चंद्राकर पर भर पन्ने की प्रोफाइल विज्ञापन के रूप में छापी है। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर प्रेरणा वगैरह का उपदेश दे रहा है। उसी दिन शाम से मुकेश लापता थे, लेकिन ठेकेदार सुरेश की जमीन पर बने एक सेप्टिक टैंक से मुकेश चंद्राकर का शव बरामद होता है। मुकेश की हत्या के बाद दैनिक भास्कर के राष्ट्रीय संस्करण में दूसरे फ्रंट पेज पर खबर छोटे कॉलम में छपी है। This game, you're not ready for it. एक पत्रकार की हत्या की खबर इंडियन एक्सप्रेस के लिए भी पहले पन्ने की और पहली खबर नहीं है, जो पत्रकारिता में श्रेष्ठ योगदान के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड देता है। मैंने वैसे नोटिस किया मेरे वीडियो काफी लंबे होते हैं अक्सर। एक्सप्रेस के लिए मुकेश चंद्राकर यूट्यूबर है, पत्रकार नहीं। मुकेश को जानने वाले पत्रकारों ने लिखा है,
दिल्ली से जो पत्रकार जाते थे वो भी मुकेश पर भरोसा करते थे, मुकेश उनकी खबरों में मदद किया करते थे। लेकिन मुकेश की हत्या की खबर भी उसी तरह गायब कर दी जाती है जैसे लद्दाख में भारत के हिस्से में चीन के कब्जे की खबर। क्या एक्सप्रेस के लिए ये पहले पन्ने की खबर नहीं हो सकती थी? बीजापुर में पत्रकारों ने बंद का ऐलान भी किया है, जनता ने भी साथ दिया, दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें बंद रखी हैं। मुकेश की हत्या के बाद उनके घर से आया यह वीडियो हृदय विदारक है। उनके भाई इसमें दिखाई दे रहे हैं। युकेश भी एक पत्रकार हैं। कलेक्टर एसपी वाहेगुरु सतराम, जहां भी हो बच खुश हो। वाहेगुरु चंगे बोलते हैं ना, अच्छे इंसान की भगवान को भी जरूरत रहती है, अच्छी आत्मा की। पर ये कहने में अच्छा लगता है, पर जिसका चला गया उसको ही पता है। अच्छा नेक बच्चा किसी का चला जाए बहुत दुख लगता है। बाय गॉड के सामने घुटने टेक कर अपने भाई के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। सामने मुकेश चंद्राकर का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। इस हालत में भारत के पत्रकार काम कर रहे हैं। ना सुरक्षा का वादा है, ना न्याय की उम्मीद। जब अखबार पत्रकार की हत्या की खबर को इस तरह से हल्का कर सकते हैं तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि वो आप जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, IWPC और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने 33 साल के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर चिंता जताई है और जांच में तेजी की मांग की है। एक पत्रकार की हत्या की खबर 33 साल का था वहां पे, 33 साल, पर स्टिल वेरी यंग। अखबारों में पहले पन्ने की पहली खबर नहीं, भारत के इलाके में चीन के घुसपैठ की खबर पहले पन्ने पर पहली खबर नहीं, तो फिर खबर क्या है? बाकायदा विदेश खबर मोदी की होगी कि मोदी ने आज ये वाला कुर्ता पजामा पहना है, यही खबर होगी। और क्या होगी? मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि चीन ने होतान प्रांत में 2 नई काउंटी बना दी। तब भी इस खबर को किसी ने पीछे के पन्ने पर तो किसी ने पहले पन्ने पर किनारे लगा दिया। रणधीर जायसवाल का यह बयान सुनिए जो अंग्रेजी में है। There are 2 new counties that have been created, one by China and one of those county has a significant part of Aksai Chin into it. So what will be your response on that? We have कभी कभी मुझे ना इन लोगों के ऊपर तरस आ रहा होता है। पता क्यों? इतना पढ़ लिख के भी एक 5वीं फेल बंदे के नीचे काम करना पड़ रहा है। यू नो, अमेरिका के अंदर आप लोगों को पता है कि आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। यू नो, अगर आप लोगों को नहीं पता है, अमेरिका की पॉलिटिशियन जितने भी होते हैं उनके पास एटलीस्ट कुछ ना कुछ स्टडी होनी चाहिए। यू नो, इंडिया जैसे नहीं है कि बस वोट दे दो किसी गधे को तो गधा अपने सर के ऊपर आके बिठा ले। ये IPS बन के जो बेचारे इतनी स्टडी हार्ड वर्क, मतलब जिन्होंने कभी शादी भी अटेंड नहीं की होती अपने स्टडी के डेज के अंदर, यू नो, इनके सर के ऊपर आके कोई गधा अनपढ़ आके बैठ जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि अनपढ़ गलत होते हैं, नहीं 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 नहीं, अनपढ़ इंसान ज़्यादा ईमानदार होते हैं। मैंने ये नोटिस किया, पंजाब के अंदर, गाँव के अंदर लोग ज़्यादा ईमानदार हैं, शहर के लोग ज़्यादा तेज होते हैं। बट मैं बात इस जगह की कर रहा हूँ जहाँ पर देश को चलाना होता है, वहाँ पे एक अनपढ़ घटिया इंसान इनके ऊपर आके बैठ जाता तो मुझे बुरा लगता है इनके लिए कई बार। यू नो, seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's Union Territory of Ladakh. We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither have a bearing on India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal and forcible occupation of the same. We have lodged a solemn protest with the Chinese side through diplomatic channels on this matter. 3 महीने पहले मुझे तो ये भी पता है ये सारा कुछ ये बेच के आए हैं, ये सब ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा है ये खुद करवा के आई हैं। ये किसको ये पागल बना रहे हैं? 3 दिन पहले इन्होंने खुद सारा कुछ किया है। यू नो, क्योंकि इनको अमेरिका को दबाना है, क्योंकि इधर खालिस्तान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है इंडिया के साथ। उधर कनाडा वालों ने गला पकड़ा हुआ है, इधर अमेरिका ने गला पकड़ा हुआ है। अमेरिका ने ये बोला है कि तुम इवन आप लोगों को पता है कि मोदी को इस बार बुलाया भी नहीं, जा रहा
जब यहाँ पर ट्रंप अपनी वो शपथ लेगा, यू नो, तो काफ़ी प्रॉब्लम में है मोदी सरकार। तो इन्होंने जाके चाइना का पकड़ लिया और ये और वर्स होगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यू नो, तैयार रहना, बड़े बुरे हालात आने वाले हैं पूरी दुनिया में, इवन अमेरिका, यहाँ पर भी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट चेंज हो रही है ना, ये बर्बाद कर देंगे हम सब लोगों को, पता नहीं, भगवान ही भला करे। पहले धूमधाम से जश्न मना था कि चीन से गतिरोध समाप्त हो गया। गनीमत है कि आज अखबारों ने कब्जा शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन 22 अक्टूबर की खबरों में ज्यादातर हिंदी के अखबार अपनी हेडलाइन में गतिरोध लिख रहे थे, जैसे पूर्वी लद्दाख से सटे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कोई छोटा मोटा गतिरोध पैदा हो गया हो। बाकायदा अप्रैल मई 2020 से वहां तनाव चल रहा है। क्या वह गतिरोध है? और जब जश्न मनाया जा रहा था तब काउंटी का अंदाजा किसी और को नहीं हुआ। ये 2 काउंटी अक्टूबर के बाद बनी है या उस समय बन गई थी या बनने वाली है, तो कैसे रोकी जाएगी कुछ पता नहीं। इसका जवाब हमें इन खबरों से नहीं मिलता। लेकिन एक बार आप फिर से आंखें भरकर 22 अक्टूबर 2024 के कवरेज को निहार लीजिए, किस तरह से ढोल पीटा गया कि गतिरोध समाप्त हो गया, तो चीन ने भी पुष्टि कर दी है। चीन की पुष्टि पर इतना जोर देखकर मेरे मन में एक बात आई, क्या ये भारत के दावे से ज्यादा चीन की पुष्टि पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं? भारत का ही दावा काफी नहीं है कि चीन से गतिरोध समाप्त हो गया है, तो हम इस हाल कुछ भी कर लो, मैं चीन के ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम लोग ड्रैगन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग नहीं अच्छे हैं। बात खत्म, सीधी बात खत्म, सीधी बात। हालत में भी आ गए हैं। मैंने तब इस तथाकथित बड़ी खबर पर कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे खुद भरोसा नहीं हुआ। लगा कि थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, देखते हैं इस दिशा में आने वाले दिनों में क्या प्रगति होती है, कैसी कैसी खबरें छपती हैं। मैंने तब वीडियो नहीं बनाया, आज बना रहा हूं, जब विदेश मंत्रालय ने ही कहा है लद्दाख से सटे क्षेत्र में चीन ने काउंटी यानी एक तरह की तहसील या जिला बना लिया है। 22 अक्टूबर 2024 को जब यह खबर आई कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध समाप्त हो गया, उसी अक्टूबर के महीने में कजाकिस्तान में होने वाली ब्रिक्स की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। यह खबर बड़ी बड़ी छापी गई। 5 साल बाद दोनों के बीच बातचीत होगी, इसे काफी महत्व दिया गया, क्योंकि सितंबर 2022 में जब उज्बेकिस्तान में एससीओ सम्मेलन हो रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात नहीं हुई। सम्मेलन शुरू होने से पहले जो डिनर हुआ, प्रधानमंत्री मोदी उसमें नहीं गए। अगले दिन ग्रुप फोटो के लिए समय कम बचा था, तब वे मंच पर आए। ना तो जिनपिंग से हाथ मिलाया, ना उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए। तस्वीर में दोनों साथ में खड़े हुए देखे जा सकते हैं, मगर मीडिया रिपोर्ट में यह बात पता चलती है। कुछ ही बोलो, आप लोग कैसे भी वीडियो को देखें, पर मुझे मोदी जी की एक बात बड़ी सही लगती है। पता क्या, ये बंदा कुर्ता पजामा तो एटलीस्ट पहन रहा है, एटलीस्ट, क्योंकि उधर वो अपने, उनको मुझे नाम नहीं याद है, उन्होंने अपना पूरा वो जो अटायर है वो इस्लामिक रखा हुआ है, जिनमें सर पे ऊपर दमाला, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुस्लिम पता नहीं क्या बोलते होंगे उनकी लैंग्वेज के अंदर, पर हम लोग दुमाला बोलते हैं, गोल परना टाइप, पर दुमाला निहंग पहनते हैं। कुछ ही बोलो, मुझे मोदी जी की आज तक ये बात बड़ी अच्छी लगी है कि इन्होंने वो चमचागिरी नहीं की है। कोट पैंट पहन के जाना, कुर्ता पजामा, ये हम लोगों का अपना एक्चुअली मतलब सही, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है कि इंडिया का ये पहरावा है। सो ये आई लाइक इट। आई डोंट नो आप लोग कैसे लेंगे, बट मुझे अच्छा लगता है, यू नो। है कि दोनों के बीच किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई, लेकिन ब्रिक्स की बैठक को लेकर मीडिया में खूब रंग जमाया गया कि मजबूत नेता ने कमाल कर दिया है टाइप से। इन खबरों से यही लगता है कि मीडिया अंधेरे में तीर चलाता है या आपको जानबूझकर अंधेरे में रखता है। उसे सरकार ऑब्वियसली जानबूझ के अंधेरे में रखता है, वो तो पता ही है। जानबूझ के, किसको नहीं पता यार, सबको पता है, जानबूझ के कर रहा है इंडिया का मीडिया।
से साफ साफ सवाल पूछना चाहिए। तो इस हाल में भी वो ऐसे मौके की तलाश में रहता है कि खबरों की आड़ में सरकार का जयकारा लगा सके। 22 अक्टूबर 2024 को जब गतिरोध समाप्त होने की खबर आई तो उसके अगले दिन कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ट्विटर पर लंबा चौड़ा बयान लिखते हैं। इस बयान के एक एक हिस्से को ध्यान से सुनिए, पता चलेगा कि जयराम का सवाल अपनी जगह पर कितना सही था। जयराम लिखते हैं, और मैं पढ़ रहा हूं कि मोदी सरकार की इस घोषणा को लेकर कई सवाल बने हुए हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था को लेकर चीन के साथ समझौता हो गया है। विदेश सचिव ने कहा है कि इस समझौते से सैनिकों की वापसी हो रही है और अंततः 2020 में इन क्षेत्रों में पैदा हुए गतिरोध का समाधान हो रहा है। हम आशा करते हैं कि दशकों में भारत की विदेश नीति को लगे इस झटके का सम्मानजनक ढंग से हल निकाला जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि सैनिकों की वापसी से पहले जैसी स्थिति बहाल होगी जैसी मार्च 2020 में थी। यह दुखद गाथा पूरी तरह से चीन के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नासमझी और भोलेपन का नतीजा है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी की चीन ने 3 बार भव्य मेजबानी की थी। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने चीन की 5 आधिकारिक यात्राएं की और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 18 बैठकें की। इसमें उनके 64वें जन्मदिन पर साबरमती के तट पर बेहद दोस्ताने अंदाज में झूला झूलना भी शामिल है। जयराम रमेश लिखते हैं कि भारत का पक्ष 19 जून 2020 को सबसे ज्यादा कमजोर हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को बेशर्मी से क्लीन चिट देते हुए कहा, ना कोई हमारी सीमा में घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है। यह बयान गलवान में हुई झड़प के 4 दिन बाद ही दिया गया था, जिसमें हमारे 20 बहादुर सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनका यह बयान न सिर्फ हमारे शहीद सैनिकों का घोर अपमान था, बल्कि इसने चीन की आक्रामकता को भी वैध ठहरा दिया। क्योंकि ये डरपोक हैं और ये चाइना के साथ मिलके चल रहे हैं बीजेपी वाले। मैंने देख लो वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया था, RSS की जड़ें पीछे चाइना के साथ निकलती हैं। ये इतने घटिया लोग हैं, खुद इनकी RSS वालों की बच्चियां या बेटे मुस्लिम के साथ शादी करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ये लोग नफरत फैलाते हैं और इतने डरपोक हैं ये। इन लोगों की वजह से हमारे देश की आर्मी का मनोबल टूटता है और हमको लगता है कि पता नहीं चीन क्या दिग्गज है। कुछ ही बोलो, कांग्रेस वालों में ये रीढ़ की हड्डी है, उन्होंने उस टाइम इनकी करके रखी थी नेहरू ने। कुछ ही बोलो। इसके कारण ही LAC पर गतिरोध के समय समाधान में बाधा उत्पन्न हुई। पूरे संकट पर मोदी सरकार के दृष्टिकोण को DDLJ के रूप में वर्णित किया जा सकता है। डिनाई, डिस्ट्रैक्ट, लाई, जस्टिफाई, यानी इनकार करो, ध्यान भटकाओ, झूठ बोलो, न्यायोचित ठहराओ। इसे जयराम ने DDLJ कहा है। इस बीच संसद को सीमा की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प को प्रतिबिंबित करने के लिए बहस और चर्चा करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। पिछली सरकारों में इस तरह के गंभीर मुद्दों पर चर्चा और बहस की परंपरा रही है। जयराम रमेश ने जब अक्टूबर 2024 के इस कथित समझौते को लेकर सवाल उठाया होगा, तब आपको भी लगा होगा कि विपक्ष रंग में भंग का काम करता है, नकारात्मक हो गया है। उसका तो काम ही है आलोचना करना। लेकिन 3 महीने बाद जब आप जयराम रमेश के बयान को देखते हैं तो यही लगता है कि विपक्ष ने सही सवाल उठाया। जब गतिरोध समाप्त हो गया था तो चीन ने काउंटी कहां से बना ली, ब्रह्मपुत्र नदी पर अपने हिस्से में बांध कैसे बना लिए और भारत को क्यों नहीं जानकारी दी। जयराम रमेश ने पूछा था, आप चीन के साथ समझौता कर रहे हैं तो भारत की जनता को विश्वास में लेना चाहिए, उसे सारी बातें बतानी चाहिए। हुआ यह कि 22 अक्टूबर 2024 को खबरें तो धूमधाम से छप गईं। उसके बाद कभी यहां से तो कभी वहां से ऐसी खबरें आने लगी जिससे 22 अक्टूबर की खबर पर संदेह होने लगा कि वो खबर दरअसल क्या थी। लद्दाख से जुड़ी कब्जे की नई खबर के बाद 22 अक्टूबर की घोषणा का क्या औचित्य रह जाता है, यह भी तो एक
सवाल बनता है। जयराम ने तब कई सवाल पूछे थे, क्या भारतीय सैनिक डेप्सांग में हमारे दावे वाली लाइन से लेकर बॉटलनेक जंक्शन से आगे के 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पेट्रोलिंग करने में सक्षम होंगे जैसा कि वे पहले करने में सक्षम थे? क्या हमारे सैनिक डेमचोक में उन 3 पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक जा पाएंगे जो 4 साल से अधिक समय से हमारे दायरे से बाहर हैं? क्या हमारे सैनिक पैंगोंग त्सो में फिंगर 3 तक ही सीमित रहेंगे जबकि पहले वे फिंगर 8 तक जा सकते थे? क्या हमारी पेट्रोलिंग टीम को गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में उन 3 पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक जाने की छूट है जहां वे पहले जा सकते थे? क्या भारतीय चरवाहों को एक बार फिर चुशुल में हेलमेट टॉप, मुकपारे, रेजांगला, रिंचेनला, टेबल टॉप और गरुंग हिल में पारंपरिक चारागाहों तक जाने का अधिकार दिया जाएगा? क्या वे बफर जोन जो हमारी सरकार ने चीनियों को सौंप दिए थे, जिसमें रेजांगला में युद्ध नायक और मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का स्मारक स्थल भी शामिल था, अब अतीत की बात हो गए हैं? आज तक इन सभी सवालों के जवाब नहीं दिए गए। क्यों नहीं दिए गए? अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, चीन ने कब्जे वाले इलाके में नया जिला बना लिया है, उसका कुछ हिस्सा भारत का भी है। तो क्या करेंगे आप? कैसे बर्दाश्त नहीं करेंगे? 2020 से यह मामला चल रहा है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। कभी सुलह करेंगे, कभी गतिरोध समाप्त हो जाता है, कभी कब्जा हो जाता है। इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा कि असल में वहां क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि वहां से खबरें आनी बंद हो गई थी। लद्दाख के पेंगोंग लेक पर शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण हुआ। 28 दिसंबर की खबर है, महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति हवा के झोंकों से गिर गई, तब मूर्ति के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उस घटना के बाद लद्दाख में शिवाजी की मूर्ति लगा दी गई और खुशी जाहिर की गई कि 14,300 फीट पर एलएसी के पास मूर्ति लगा दी गई है। लेकिन क्या तब भारत की सेना को, भारत के विदेश मंत्रालय को यह नहीं पता चल रहा था कि चीन लद्दाख के कब्जे वाले क्षेत्र में जिला बना रहा है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया कितनी चालाकी से वहां पे महाराजा की मूर्ति लगाई गई है। मतलब कितना हिस्ट्री को चेंज किया जा रहा है, या बताना नहीं चाहते। ये इलाका सिखों का था। कमाल है नहीं? कमाल है। फिर आरएसएस वाले बोलते हैं कि हम सिखों से नफरत नहीं करते। बहुत नफरत है इनके अंदर, बहुत ज्यादा। का सबसे ऊंचा डैम बना रहा है। भारत सरकार को खबरों से पता चला कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस ने ऐसा ही लिखा है। मूल खबरों को छोड़कर मूर्ति लगाने की खबर को बड़ा कर दिया जाता है। लेकिन उसी समय जब पेंगोंग लेक पर शिवाजी की मूर्ति लगाने की खबर आई थी, तभी पत्रकार सुशांत सिंह ने लिखा था, इससे ना तो लद्दाख में चीनी सेना को रोकने में कोई मदद मिलती है और ना ही ऐसा करके हम किसी प्रकार से 2020 के टकराव से पहले की स्थिति की ओर कोई कदम बढ़ा रहे हैं। सुशांत सिंह की बात ही सही निकलती जा रही है। उन्हें दिख रहा था कि मूर्ति लगाने से वहां की समस्या का हल नहीं निकल सकता। आखिर कोई तो जवाब दे कि चीन ने यह सब क्यों किया, फिर हमारे रिश्ते कैसे सुधर रहे हैं। 4 में से 1 में कुछ प्रगति हो जाए, वो भी 4 साल बाद, क्या उस पर जश्न मनाया जाएगा? 22 अक्टूबर की खबर को लेकर कई लोग संदेह जता रहे थे। पब्लिक में कोई डिटेल नहीं था, अखबारों में छपी और खबरें गायब हो गईं, लेकिन विश्लेषण लंबे समय तक चलते रहे। पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर ने दिसंबर 2024 में लिखा था कि चीन ने अपना स्टैंड इसलिए नहीं बदला है कि वो कमजोर हो गया है। चीन को ग्लोबल साउथ के बाजारों की जरूरत है और भारत अमेरिका के करीब चला गया है, इसलिए उसने अपनी रणनीति बदली है। लेकिन याद रखना चाहिए कि चीन बार बार अपने वादे से मुकर जाता है। पूर्व सेना प्रमुख दीपक कपूर की बात सही साबित हुई। भारत की सुरक्षा मैंने ये वीडियो देखा नहीं है, मैंने पहले ही बोला है, ये आरएसएस वाले डॉग घटिया लोग हैं। ये देश को बेच रहे हैं अपने फायदे के लिए, पर हमारी आर्मी के लोग, इनको पता है कि किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, किसके ऊपर नहीं करना है। सलाहकार और चीनी विदेश मंत्री के बीच जो भी बातचीत हुई है, उससे सिर्फ कुछ सतही मुद्दों पर सहमति बन पाई। मूल मुद्दों को छुआ तक नहीं गया। मूल मुद्दा यही है कि चीन सीमा पर मौका दे। मैं हमेशा बोलता हूं, देश
के अंदर कोई डिपार्टमेंट ईमानदार है, ये है बस, और कोई नहीं। बाकी सब लगे हुए हैं छापने, सब लगे हुए हैं। देखकर फायदा उठाता है, पुराने समझौतों का उल्लंघन करता है। चीन ने सिर्फ उन्हीं इलाकों से पीछे हटने की बात की है जहां भारत की सेना मजबूत हुई है। अपने लेख में जनरल कपूर ने चेताया था कि चीन को लेकर सजग रहने की जरूरत है। उसी समय अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट हो रहा था कि चीन ने LAC पर तैनाती कम नहीं की। क्या आज की खबर के बाद जनरल कपूर के उठाए सवाल सही साबित नहीं हो जाते? क्या मूर्ति बना देने से चीन लद्दाख से घुसपैठ खत्म कर देगा? सुरक्षा मामलों के विश्लेषकों की बातों को क्या गंभीरता से लिया जा रहा है? 3 दिसंबर 2024 को एस जयशंकर ने संसद में एक बयान दिया। उनके बयान में यह बताने की कोशिश की गई कि भारत और चीन के बीच LAC को लेकर आम सहमति बन रही है। टकराव से पहले की स्थिति बहाल करने को लेकर सहमति बन गई है। उस बयान के बारे में मीडिया में रिपोर्ट हुआ था कि चीन और भारत के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं। आज की खबर को देखकर उस बयान पर क्या संदेह किया जाना चाहिए? उनके उस बयान का पत्रकार सुशांत सिंह ने उसी समय विश्लेषण किया था। एक एक लाइन पर नोट डालते हुए सुशांत सिंह ने सवाल उठाए, क्या 21 अक्टूबर की सहमति के बारे में चीन और भारत एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं? कितनी बड़ी बात है, एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं। सुशांत सिंह लिखते हैं कि चीन कभी भी अग्रीमेंट शब्द नहीं कहता। जयशंकर के बयान को ध्यान से पढ़ने पर यह भी जयशंकर तो वो है जिसने बोल दिया था we can't fight with China, we can't, they are very strong। इसने बोला था, इस बंदे ने। ये बंदे हमारे देश को नीचे लेके जा रहे हैं और कुछ नहीं, घटिया लोग। पता चलता है कि भारत के सिपाही फिर से पेट्रोल शुरू नहीं कर पाए हैं, सिर्फ उस प्रक्रिया को बहाल करने की प्रक्रिया चल रही है। सुशांत दिखाते हैं कि कैसे प्रशासनिक भाषा में लपेटकर आपसे जानकारी छिपाई जा रही है। घर बैठे बयान सुनकर आप सोच सकते हैं सब कुछ ठीक हो गया, पर अगर सुशांत है ना? ओके, वेरी गुड, बड़ा अच्छा बंदे ने काम किया। हाउस इन द वेल वेयर इज लीडिंग टू द वायलेंस क्लैशेस इन कालवन वैली इन जून। और उसके बारे में ये जो 4th नंबर पे बात है, द हाउस इज वेल अवेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंस, इन्होंने देखो ये बात कभी वापस की ही नहीं, दबा गए। मतलब इसलिए बोलते हैं दुनिया का बाप है ये अमेरिका। इनका एक बंदे को किसी को खरोच आ जाती है ना, ये उस देश की मां बहन कर देते हैं, राइट? जैसे वो खालिस्तानी अपना बंदा मारा था निज्जर, एक बंदा मारा, इंडिया को अभी तक डेढ़ साल हो गया, इनके सारे झूठ उन्होंने निकाल के इनके आगे रख दिए। मंदिरों के ऊपर बाहर इन्होंने खुद पेंट से लिखा, नाम लगाया खालिस्तानियों का। अमेरिका के अंदर वो दूसरे बंदे को मारने वाले थे, पन्नू को, वो जो जिस बंदे को सुपारी दी वो खुद लड़का आगे से हिंदुओं का लड़का है, उसने गवर्नमेंट को बता दिया कि वो खुद CIA के लिए काम कर रहा है, राइट? क्योंकि देखो ईमानदार देश के अंदर आप काम करोगे तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, तो आपकी प्रमोशन भी अच्छी होगी। सो CIA है भाई, सो खुफिया एजेंट उनके इधर उधर घूमते रहते हैं। इंडिया में बहुत हैं CIA के बंदे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो CIA के लिए काम कर रहा है, कई बार आपका पड़ोसी होता है, राइट? सो वो तो एम्बेसी वालों को भी नहीं पता होता, US एम्बेसी वालों को भी नहीं पता होता कि CIA या दूसरी कंट्रीज के। इवन मैंने तो ये भी सुना था कि रशिया के कितने एजेंट्स हमारे मुख्यालय में काम करते हैं, और लोगों को पता है दिल्ली के अंदर काफ़ी रिपोर्टर्स को कि कौन कौन रशिया के लिए काम करता है, कौन कौन अमेरिका के लिए काम करता है। सो वी आर नॉट सेफ। हमारी सारी छोटी से छोटी बात ऊपर जा रही है, अमेरिका और रशिया। पत्रकार अपना काम ना करे तो क्या आप तक यह सब बातें पहुंच सकती हैं?
चीन को लेकर क्या चल रहा है, सिर्फ इसी के आधार पर आप भारत के अखबारों का विश्लेषण करेंगे तो भारत और पत्रकारिता दोनों की तस्वीर सामने आ जाएगी। हम आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं, फरवरी 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ANI के पॉडकास्ट में ये तो बहुत झूठ बोलती है, ये जो औरत है ना बड़ी झूठ बोलती है भाई गॉड। मगर इतना भी गिरना नहीं चाहिए कि लाइक हमको तो अभी याद ही रहेगा जब तक हम नहीं मरेंगे कि इन लोगों ने कितना झूठ बोला है। चीन के बारे में कहा था, मैं एक छोटी अर्थव्यवस्था होने के नाते क्या करूं, एक बड़ी अर्थव्यवस्था से जाकर लड़ाई मोल ले लूं, रिएक्ट करने की बात नहीं है, यह कॉमन सेंस की बात है। इस पर हंगामा हुआ, उन्होंने सफाई भी दी। भारत के विदेश मंत्री चीन के सामने भारत को छोटा बता रहे हैं। अगर यही बात राहुल गांधी ने कही होती तो मीडिया आज तक उनके इस बयान को दोहराता कि भारत का अपमान किया, चीन के सामने भारत को कमजोर बताकर चीन की मदद कर दी, लेकिन उस बयान की चर्चा अब नहीं होती। आज भारत चीन से जमकर आयात कर रहा है। 2018-19 में भारत ने $70 अरब का चीन से आयात किया था। 2023-24 में यह आयात, इसकी वजह से तो अमेरिका वाले गालियां दे रहे हैं कि सबसे दोगले और घटिया लोग हमने कभी दुनिया में नहीं देखे जितने इंडिया के लोग देखे हैं। इंडिया के राजनीति के बंदों को लाइक इतना बुरा भला बोला जा रहा है ट्रंप की तरफ से कि मोदी को चेयर, मतलब 3-4 दिन यहाँ पर हाथ पैर जोड़ के गया जयशंकर, उसको बुलाना नहीं है उन्होंने मोदी को। इस बार उन्होंने बोला कि ये ऐसे दोस्त हैं जो हमको लाइक स्टेप बैक करते हैं बार बार पीठ पे, राइट। सो क्योंकि ये दोगली नीति, एक साइड नहीं ले पा रहे। कितना मुश्किल यार, एक मर्द के लिए साइड लेना कितना इजी होता है, लाइक कितना मुश्किल होता है। आई डोंट लाइक यू, दैट्स इट, आई एम नॉट गोना सपोर्ट यू, दैट्स इट। रीढ़ की हड्डी नहीं है और पहले से ही नहीं है, हजारों सालों से नहीं है, इसलिए ये पहले भी गुलाम होके रहे हैं इतने साल, यू नो। फिर होंगे। एक्चुअली देश तो आज़ाद हुआ ही नहीं है, सिर्फ पावर ऑफ ट्रांसफर हो गई है। देश तो आज़ाद इंडिया कभी भी नहीं हुआ। वो अपने देवेंद्र बल्हारा जी हैं, मैं उनको सुनता होता हूँ। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से हमारा देश कभी आज़ाद हुआ ही नहीं था, कभी भी नहीं हुआ, आज भी नहीं है। आज भी इंग्लैंड के नीचे बैठा है हमारा देश। तो बट ड्रामा है हम लोगों के, हम भोले लोगों के लिए, चाहे हिंदू, सिख, मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी, हम लोगों को तो पागल बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, एक दूसरे से झगड़ा करवाया जा रहा है। काश हमारे लोग इतने भोले ना होते इंडिया के। बढ़कर $101 बिलियन का हो गया, जबकि चीन भारत से बहुत कम आयात करता है, $16 बिलियन पर ही स्थिर है, इसी के आसपास है। क्या इस सच्चाई के नाते सीमा से जुड़े विवाद को कम जगह दी जाती है, या प्रधानमंत्री मोदी की छवि ना खराब हो जाए इसलिए सीमा विवाद की खबरें किनारे लगा दी जाती हैं? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सत श्री अकाल सर। आपका वीडियो हमेशा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा होता है। सो ये था मेरा रिएक्शन, और मैंने भी ये न्यूज़ अभी देखी थी। अभी धूप भी आ गई है बाहर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाहिगुरू जी खालसा, श्री वाहिगुरू जी फतेह। सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम एंड बाय बाय, टेक केयर।